17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो तहलका मचाया है कि आने वाले कई बरस तक इस फिल्म को याद किया जाएगा। दमदार कहानी, शानदार अभिनय, खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी, जबरदस्त डायलॉग्स और बेहतरीन संगीत से सजी इस फिल्म का हर सीन आइकॉनिक है। गरीब परिवार में जन्मा हीरो जिसने जिंदगी के हर दुख झेले हैं, परिवार पर कर्ज का बोझ, पिता का पता नहीं, लाचार और सताई हुई माँ, मगर एक चीज जो उसे बाकियों से अलग बनाती है वो है उसका विनिंग एटीट्यूड। दुनिया जीत लेने का सपना, कभी न झुकने की हिम्मत और अपना हक छीन लेने की ताकत। एंग्री यंग हीरो की इमेज के आसपास गढ़ी गई इस फिल्म में वो सारा मसाला है जो दर्शक बड़े पर्दे पर देखने के हमेशा से शौकीन रहे हैं। 90 के दशक के कुख्यात डाकू और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच फैले जंगल में दहशत की जीती जागती मिसाल वीरप्पन की कहानी से इस फिल्म की कहानी के प्लॉट को भी जोड़कर देखा जा रहा है। वीरप्पन एक ऐसा नाम है जिसे इन दोनों राज्यों की पुलिस कभी याद नहीं करना चाहेगी। वीरप्पन एक ऐसा डाकू था जिसने इन जंगलों में करीब 40 सालों तक राज किया और हर समय पुलिस के लिए एक नासूर बना रहा। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर फैले इस विशाल जंगल में लाल चंदन के पेड़ों की कोई कमी नहीं है। ये लाल चंदन बेशकीमती है और विदेशों में इस शानदार लकड़ी की कीमत करोड़ों में है। पूरी दुनिया में लाल चंदन के ये पेड़ केवल इसी जंगल में पाए जाते हैं। यही वजह है कि इन पर काला बाजारियों और तस्करों की नजर हमेशा से रही है। लंबे समय से यहाँ इन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से गैर कानूनी तरीके से इन्हें विदेशों तक सप्लाई किया जा रहा है। भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक डाकू वीरप्पन की कहानी की शुरुआत भी इन्हीं जंगलों से होती है और फिल्म के नायक पुष्पा राज की भी। बताया जाता है कि साल 1962 में महज 10 साल की बाली उम्र में ही वीरप्पन ने खून करने शुरू कर दिए थे। उसने तक एक बहुत बड़े तस्कर को जान से मार दिया था और साथ ही पुलिस के 3 बड़े अफसरों को भी। उसके बाद तो उसकी धाक जमने की जरा भी देर नहीं लगी। इन गोरख धंधे में लिप्त पावरफुल लोगों ने उसे उकसाना शुरू किया और देखते ही देखते वो इस काली दुनिया का बादशाह बन गया। फिल्म में भी एक गरीब परिवार में जन्मे लड़के की कहानी बताई गई है कि किस तरह से एक मजदूर जिसे लाल चंदन की अवैध कटाई के लिए ले जाया जाता है, अपने दिमाग और हिम्मत के दम पर स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह बन बैठता है। पुलिस की नजरों से बचाकर स्मगलिंग के ट्रक्स को जंगल की सीमा से पार लगाने के लिए जिस तरह से पुष्पा प्लान्स बनाता है, उसे देखना व्यूअर्स को एक अनोखे रोमांच से भर देता है। फिल्म आगे बढ़ती है और अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से इसी धंधे में लगे लोगों से पुष्पा का संघर्ष शुरू हो जाता है। जहां फिल्म में पुष्पा को लाल चंदन की लकड़ी की अवैध तस्करी करते हुए दिखाया गया है, वहीं वीरप्पन चंदन के अलावा हाथी दांतों की भी अवैध तस्करी किया करता था। हाथी दांतों के लिए उसने कितने ही हाथियों की हत्या कर डाली थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरे हुए हाथियों की गिनती 2000 से भी ऊपर थी। उसके निशाने पर सिर्फ निर्दोष बेजुबान ही नहीं बल्कि पुलिस वाले भी रहते थे। कहा जाता है इस नर भेड़िए का एनकाउंटर करने पहुंचे पुलिस की एक जत्थे को इसने गोलियों से भून डाला था। इसने अपने जीवन काल में करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसके आतंक का चक्र यही नहीं रुकता। दरअसल वीरप्पन पैसों के लिए बड़े बड़े व्यापारियों और मशहूर लोगों का अपहरण भी किया करता था। माना जाता है कि फिरौती के पैसों से कहीं ज्यादा दिलचस्पी उसे मशहूर होने में थी। यानी वो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसके नाम से खौफ खाए। इसलिए उसने एक बार दक्षिण भारत के मशहूर सितारे रजनीकांत का अपहरण करने की साजिश भी रची थी। खैर यहाँ तो वो नाकामयाब रहा, मगर कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप करने में उसे कामयाबी जरूर मिल गई। ये घटना साल 1997 में घटी, जिसने सिर्फ दक्षिण ही नहीं बल्कि पूरे भारत को सकते में डाल दिया था। कहा जाता है कि राजकुमार की आजादी के एवज में उसने 50 करोड़ की मोटी रकम वसूली थी। इतना ही नहीं, वीरप्पन ने साल 2002 में कर्नाटक के एक मिनिस्टर को उठा लिया था। ये घटना पिछले बार से ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि इस बार वीरप्पन की फिरौती की मांग पूरी नहीं हुई थी और अपनी बेरहमी के लिए बदनाम वीरप्पन ने मिनिस्टर की हत्या कर दी थी। अब तक वीरप्पन दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। उस समय इसके आतंक की छाप को आप इस बात से आसानी से समझ सकते हैं कि पुलिस ने तब इसे पकड़ने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर डाले थे। कई बार सर्च ऑपरेशंस किए गए, कितने ही अफसरों को इस काम के लिए लगाया गया, कितनी ही प्लानिंग की गई, मगर वीरप्पन को नहीं पकड़ा जा सका। दरअसल वीरप्पन बचपन से इन जंगलों के पास बसे गाँव में पला बड़ा था और इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इस जंगल ने हमेशा से ही एक माँ की तरह उसकी परवरिश और सुरक्षा की थी। जब भी कभी कर्नाटक पुलिस उसका पीछा करती थी तो वो भागकर तमिलनाडु की बॉर्डर में घुस जाता था और जब तमिलनाडु पुलिस पीछे पड़ती थी तो कर्नाटक की सीमा में घुस जाता था। बेचारे पुलिस वाले राज्य की सीमा संबंधी नियमों में उलझ कर रह जाते थे। वीरप्पन इसी तरह कई सालों तक पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकता रहा। लोगों को ये यकीन हो चला था कि वीरप्पन को कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता, मगर आखिरकार साल 2006 में एक पुलिस एनकाउंटर में यह असंभव काम संभव हो ही गया।
हुआ यूँ था कि साल 2001 में तमिलनाडु की स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ के तौर पर शपथ ली थी ऑफिसर विजय कुमार ने। विजय कुमार कमान संभालने के साथ ही अपने काम में लग गए। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में वीरप्पन की गिरफ्तारी टॉप पर थी। वीरप्पन के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाते हुए विजय कुमार किसी खास तरकीब पर भी काम कर रहे थे। उनका मास्टर प्लान था वीरप्पन के नजदीकियों में अपने आदमी डालना, यानी लंका में अपना विभीषण भेजना। और विजय कुमार इस चाल में बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। चालाक वीरप्पन को इस बार भनक भी नहीं लगी कि उसकी गैंग में पुलिस के आदमी भी शामिल हो गए हैं। वीरप्पन अक्सर अपनी बात लोगों या पुलिस तक पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरा से अपने मैसेज शूट करवाता था। इसी तरह के एक वीडियो को गौर से देखने के बाद पुलिस को मालूम हुआ कि वीरप्पन की एक आंख में प्रॉब्लम है। दरअसल उसे मोतियाबिंद की समस्या थी। वीरप्पन के करीबी लोग, जो असल में पुलिस के आदमी थे, उन्होंने उसे उकसाना शुरू किया कि जल्द ही इलाज नहीं किया गया तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। इन्हीं लोगों ने उसे इलाज और डॉक्टर का बंदोबस्त करने का भरोसा दिलाया। उनकी प्लानिंग के अनुसार एक रात जंगल के किसी हिस्से में सड़क किनारे एक एम्बुलेंस आएगी जो उसे हॉस्पिटल तक ले जाएगी, मगर ये एम्बुलेंस तो उसकी मौत का सामान था। पुलिस की पूरी तैयारी हो चुकी थी और सब एनकाउंटर के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जैसे ही वीरप्पन का काफिला कुछ दूर तक गया, एम्बुलेंस अचानक रुक गई और चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। ये रात वीरप्पन की जिंदगी की आखिरी रात थी। ये ऐतिहासिक घटना तमिलनाडु पुलिस के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गई। फिल्म में भी आखिर में पुष्पा का पाला एक खतरनाक और क्रूर अफसर भंवर सिंह शेखावत से पड़ता है। अब आगे क्या होगा? क्या पुष्पा का अंत भी वीरप्पन की तरह ही होगा? क्या नायक कहेगा, पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। अब ये जानने के लिए तो आपको फिल्म के दूसरे पार्ट पुष्पा द रूल का इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको रियल लाइफ पुष्पा की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।